ये जी आज हमारे साथ लाइक साहब एक न्यू सेशन, न्यू सीरीज और नए वीक के नए दिन के साथ। जी लाइक साहब टेबल टॉक की नई एपिसोड के साथ हैं। ये बहुत रेलेवेंट इंट्रो देते हैं, हमेशा मेरा नाम ले लेते हैं, लेकिन आज हम अपने दोस्तों के साथ हैं। ठीक है, लॉर्ड से रिफा से ये आफ्ताब वीडियो बना रहा है बिहाइंड द कैमरा। तो जो भूख लगी हुई है इससे पहले हम खाना खाएंगे। ये देखिए हमें पिज़्ज़ा दिखाया हुआ है, कितना इसका साइज़ है। ये पिज़्ज़ो का पूर। हाँ तो हम पहले ये पिज़्ज़ा खाएंगे, उसके बाद फिर हम आपसे बात करेंगे। ठीक है, कैमरा ऑन हो चुका है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। एक क्वेश्चन आया हमारे पास कि बिजनेस माइंड हो अगर हमारा तो हमें किस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? फार्मासिस्ट ने पूछा। हाँ जी, फार्मेसी स्टूडेंट। अगर बिजनेस माइंड है तो ऑब्वियसली बिजनेस पे फोकस करना चाहिए, लेकिन बिजनेस कौन सा? अब बिजनेस क्या है, जैसे मिसाल के तौर पर एक बंदा ग्रेजुएट करता है फार्मेसी में, तो फार्मेसी का इट्स कैटेगरी ए उसके पास होती है, यानी कि वो फार्मेसी बना सकता है। उसके अलावा वो बंदा डिस्ट्रीब्यूशन बना सकता है। ठीक। फार्मेसी एक ऐसी जगह है जिसमें आपने प्रेमिसेस बना ली अपनी, और उसके अंदर आप सेलिंग कर रहे हो, स्टॉकिंग कर रहे हो, एग्जिबिटिंग फॉर सेल ऑफ द मेडिसिन कर रहे हो, जो पेशेंट्स आ रहे हैं, कस्टमर आ रहे हैं। ठीक है। कई जगहों पे उनको देखना पड़ता है कि आपकी प्लेस क्या है, आप के आसपास हॉस्पिटल्स कौन से हैं, आप उसकी फिजिबिलिटी बनाते हो, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स या लाइसेंसिंग है वो पूरी करते हो। उसमें मेरी यूट्यूब की वीडियो है कि हाउ टू स्टार्ट अ फार्मेसी, वो देख सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, जिसमें फार्मेसी के सेटअप को मैंने दिखाया है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं कमेंट्स में इसका वो शेयर भी कर दूँगा। फिर कई लोग हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन भी है कि आप उसका लाइसेंस लोगे और आप कंपनी के साथ मुआहदा कर लेते हो, कंपनी आपको मेडिसिन सप्लाई करेगी इतने परसेंटेज पे। यस। और आपने वो जो है जैसे एक तहसील है, तो उसमें आपने वो मेडिसिन आपने डिफरेंट फार्मेसीज़ पे, मेडिकल स्टोर्स पे, हॉस्पिटल्स में उनको बेचनी है। तो आपका बिज़नेस आप फार्मेसी ओपन करके सिर्फ कस्टमर को सेल करने तक बिज़नेस करना चाह रहे हो, या फिर आपके कस्टमर जो हैं वो डायरेक्टली पेशेंट्स नहीं बल्कि आपके कस्टमर्स फार्मेसीज़, मेडिकल स्टोर्स, हॉस्पिटल्स, वो आपके कस्टमर हैं। एंड गोल तो पेशेंट ही है कि पेशेंट को मेडिसिन जानी है। ये थोड़ा सा ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है कि आप इसमें कर रहे हो, लेकिन इसके अंदर आपको एरिया ज़्यादा चाहिए होता है। मिसाल के तौर पर फार्मेसी है, उसका बिज़नेस करना है तो आपको एरिया कितना चाहिए? 140 स्क्वायर फीट चाहिए। ठीक है। अगर आप मेडिकल स्टोर ओपन करते हो कैटेगरी बी वाला, तो वो 90 के करीब है। यस, ऐसी। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन ओपन करना चाहते हो तो 500 स्क्वायर फीट का एरिया आपको चाहिए होगा उसके लिए। ठीक है, तो आपने ये देखना कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हो तो उसके लिए आपको फिर व्हीकल्स भी चाहिए होंगी जिससे आपने मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब वो मेडिसिन की नेचर हो सकती है कि वो कोल्ड स्टोरेज मेंटेन करने वाली है, तो उसके अंदर आपकी AC भी लगा होना चाहिए। अगर इंसुलिन डिस्ट्रीब्यूट करिए तो आपकी वैक्सीन, वो जो इंसुलिन कैरियर्स होते हैं वो होने चाहिए। तो आपकी कॉस्ट का बजट कितना है जिसमें आप बिज़नेस करना चाहते हैं? क्या वो आप फार्मेसी से ओपन करना चाहते हैं, उसके बाद चेन ऑफ फार्मेसी बनाना चाहते हैं, या फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप ओपन करना चाहते हैं और पहले एक कंपनी की प्रोडक्ट से शुरू करना चाहते हैं, बाद में मल्टीपल कंपनीज़ को हायर करना चाहते हैं कि जिनकी प्रोडक्ट को आप लेके बेचेंगे। ठीक है, तो आपको कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट देगी, फिर आप कुछ प्रॉफिट अपना रख के कुछ मार्जिन पर आप फार्मेसी को सेल आउट कर दोगे। तो ये उसके बाद आप बिज़नेस जो है वो, मैं एक बार तो कामयाबी नहीं है राज के सिर्फ आप फार्मेसी स्पेसिफिक बिजनेस करें। अगर आपका माइंड अदर देन फार्मेसी भी है तो पहले आप उसका कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि अपने प्रोफेशन को सर्व करें तो बाद में जब आप इतना पैसा कमा लें तो आप इन्वेस्ट करें और फार्मेसी ओपन कर लें। तो आपकी बिज़नेस कोई भी हो सकता है, ऑनलाइन बिजनेस हो सकता है, ऑनलाइन सेलिंग हो सकती है। हाँ, मेडिसिन अगर आप ये सोचें कि ऑनलाइन सेलिंग करनी है बिज़नेस की, तो उसमें ये मसला है कि उसके लिए भी आपको लाइसेंस चाहिए होगा, क्योंकि वो मेडिसिन कहीं तो आपने स्टॉक करनी है। ऐसी मेडिसिन कहाँ स्टॉक करनी है? किसी गोडाउन में करनी है या किसी स्टोर में करनी है, या प्रॉपर, तो उसकी लाइसेंसिंग की कंडीशंस को मीट करना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे लाइसेंसिंग की कंडीशन क्या है कि इस जगह पे मेडिसिन पड़ी होगी तो यहाँ पे क्वालिफाइड पर्सन का होना ज़रूरी है, यहाँ पे रेफ्रिजरेटर का होना ज़रूरी है, यहाँ पे AC का होना ज़रूरी है, यहाँ पे रैकिंग, शेल्फिंग, एक्सपायरी मेडिसिन ना हो, यहाँ पे आपको प्रोपराइटर का होना ज़रूरी है, आपकी प्रेमिसेस की लेंथ, विड्थ, एरिया इतना होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, तो बिज़नेस कोई भी आप कर सकते हैं, सिर्फ आपने देखना कि आपका बजट कितना, आप कितना बर्डन बियर कर सकते हैं। बिज़नेस जब करेंगे आप शुरू में, तो आप याद रखें कि आपका हमेशा इस तरह से ग्रोथ होती है ना, ग्रोथ इस तरह से जारी है, स्लोप है। शुरू में आप कई बार हो सकता है लॉस में जाएँ। ठीक है, फिर आपको जब चीज़ों का पता लगेगा
जो रनिंग आइटम्स होंगे, रनिंग चीज़ें होंगी, उसका पता लगेगा। आप थोड़ी सी अपनी एक्सपीरियंस को फिर जो करेंगे, जो आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे, तो आप फिर ब्रेक इवन पे आएंगे। पहले लॉस है, फिर थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा, फिर ब्रेक इवन पे आएगा। ब्रेक इवन ये है कि जितना प्रॉफिट है उतना ही लॉस है, ठीक है। तो आपका खर्चा पूरा हो रहा होता है। मिसाल के तौर पर अगर डिस्ट्रीब्यूशन है या फार्मेसी है, तो वहाँ पे आपको क्वालिफाइड को अपने पैसे देने हैं मंथ के, उसकी कैटेगरी के। तो क्वालिफाइड की प्रेजेंस पे आपने उसको जो पैसे देने हैं, फिर आपने जो 3 सेल्समैन रखे हैं उसकी फ़ीस देनी है, फिर आपने बिजली का बिल देना है, फिर आपने जो इन्वेंट्री को परचेज़ करना है उस इन्वेंट्री के पैसे देने हैं आपने, फिर आपके जो अदर लॉजिस्टिक पे ख़र्चा आ रहा है वो आपने देना है, ठीक है। तो वो जो प्रॉफिट लॉस रेशियो निकाल के आप ब्रेक इवन पे आ रहे हो कि जितना प्रॉफिट उतना ही लॉस। फिर उसके बाद जब मेहनत करते हो, एक्सपैंड करते हो, चीज़ें सीखते हो, तो आप एक प्रॉफिट की तरफ जाते हो। लॉस होता ही होता है, उसके बाद ब्रेक इवन होता है, उसके बाद आप प्रॉफिट की तरफ जाते हो। तो उसमें गिव अप नहीं करना। तो ये 1-2 साल बिजनेस में स्ट्रगल के भी होते हैं। तो बिज़नेस वो करे जो मेंटली तौर पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी है, और अगर वो समझता है स्ट्रॉन्ग नहीं है तो पहले वो किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस में ट्रेनिंग ले लें, ठीक है। तो फार्मेसी ओपन करना चाहता है तो कोशिश करें 2-4 महीने फार्मेसी में लगाए, और कोशिश करें ये नहीं कि किसी अच्छी वेल इस्टेब्लिश्ड फार्मेसी जिसका परचेजिंग सेंट्रलाइज है। सेंट्रलाइज ये होता है जैसे कई ब्रांचेज हैं, ये एक ब्रांच है तो हेड ऑफिस में परचेजिंग हो रही हो और वहाँ से फिर आपकी फार्मेसी आ रही हो। नहीं, आपको पता होना चाहिए कि आपका सॉफ्टवेयर फार्मेसी में कैसे ऑपरेट होता है। अबू ज़र है, कैंडिला है, मिसाल दे रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए आपने उस पर ऑर्डर किस तरह से बनाना है, डिस्ट्रीब्यूटर्स कैसे आएंगे, आपने डिस्ट्रीब्यूटर से प्रॉफिट मार्जिन रेशियो तो फिर किस तरह से परचेजिंग करनी है, परचेज़ करके आपने जो सप्लाई आ रही है उसको किस तरह से टैली करना है, विदाउट इनवॉइस वारंटी चीज़ों को नहीं लेना, ठीक है। फॉल्स इनवॉइसेस या फेक इनवॉइसेस हैं उसका आपको पता होना चाहिए। फॉर्म 6, फॉर्म 7 जो ड्रैप की प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट वगैरह रजिस्ट्रेशन है उसका पता होना चाहिए, वो आपने रिसीव करनी है, अदरवाइज उसके अलावा नहीं करनी। आपने ऑर्डर मेकिंग किस तरह से करनी है, ऑर्डर्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटर को देने हैं, रिसीव किस तरह से करना है, ये सारी चीज़ें आपको उस पर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस तब होगा जब किसी आम लोकल फार्मेसी पे आप काम करेंगे और आपको डे बाय डे परचेजिंग आप कर रहे हैं, ना कि आपके लिए एक अलग टीम बैठी हुई है बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट और वो परचेज़ करके आपको भिजवा देती है बस जो आप कहते हैं। नहीं, आपको पता होना चाहिए मैंने किस तरह से डील करना। जब 3-4 महीने की स्ट्रगल करोगे तो अंदर से आवाज़ आएगी कि अब मैं इस काबिल हूँ कि मैं एक फार्मेसी बना सकता हूँ। अदरवाइज़ क्या होगा, बिज़नेस स्टार्ट करोगे और कभी इसकी मदद के लिए पुकार रहे होगे, कभी होगा यार थोड़ी देर मुझे मदद कर दो, यार परचेजिंग सिखा दो, यार ये कर दो, सॉफ्टवेयर सिखा दो। नहीं, सॉफ्टवेयर भी सीखना है, परचेजिंग भी सीखनी है, ऑर्डर मेकिंग भी सीखनी है, सप्लाई जो है रिसीव करना भी सीखना है, इनवॉइस वारंटी क्या होती है, ट्रैप एनलिस्टमेंट क्या है, प्रोडक्ट एनलिस्टमेंट क्या है, एक्सपायरी क्या है, कंट्रोल क्या है, नारकोटिक आइटम्स क्या है, शेड्यूल जी आइटम्स क्या होते हैं, वैक्सीन क्या है, टेम्परेचर मेंटेनेंस क्या है, सारा कुछ सीखना। उम्मीद है बोरिंग नहीं होगा, बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन ये चीज़ें हैं सीखने वाली हैं। ये कहने में मुश्किल साउंड कर सकती है लेकिन ये अगर आप सीखने पे हैं तो उतनी मुश्किल नहीं है। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन आया, कोई स्टूडेंट हैं वो कहते हैं कि अब यूनिवर्सिटी में तो बहुत से स्टूडेंट पास होने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन अच्छी पोस्ट का हमारा माइंड हो तो हमें क्या करना चाहिए? पास होने की यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं लेकिन हमारा अच्छा माइंड वो नहीं है कि हम अच्छी पोस्ट हासिल कर सकते हैं। असल में इसमें ना कुछ इश्यूज़ हैं जो आप लोग भी अगर एग्री करते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। एक तो हमारा जो 5 साल का जो ब्रॉटअप है यूनिवर्सिटी में ना, वो इतना मेच्योरली किया नहीं जाता। मैं किसी टीचर के खिलाफ नहीं हूँ, नाइस स्टूडेंट, लेकिन टीचर्स जो हैं उनकी कोशिश होती है तो आते हैं, पढ़ाते हैं, जाते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट पुट इन नहीं करते। क्यों? उसकी भी रीज़न है, उनको इतना पे नहीं किया जाता पर लेक्चर, वो क्यों करें, उनके अपने घर के उन्होंने काम करने हैं। तो जब आप उनको पे नहीं कर रहे, वो माहौल नहीं दे रहे, उस तरह के ऑफिस प्रोवाइड नहीं कर रहे, उस तरह की सपोर्ट नहीं दे रहे, तो क्या एक्स्ट्रा इनपुट को देंगे? फिर यूनिवर्सिटीज़ के MOU साइंस नहीं है इंडस्ट्रीज़ के साथ, क्लिनिकल सेटअप्स के साथ, हॉस्पिटल्स के साथ, रिटेल्स के साथ, तो वो विज़िट नहीं कराते। बच्चे रोते रहते हैं कि हम विज़िट करा दें, वो कहते हैं हम करा दें, किसी की हेल्प लेंगे, मदद लेंगे, लेकिन वो नहीं करा पाते। तो यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए MOU साइंस करें और उनको ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन जो है उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। उसके बाद जो बच्चे हैं, जैसे आप लोग यहाँ पे भी पढ़े हैं, लेकिन आप मेरा पार्ट ऑफ माई टीम, आप जहाँ जाते हैं मेरे साथ जाते हैं, ठीक है, तो आप सीखते हैं, पर्सनैलिटी से मिलते हैं, मेंटोर्स को चूज़ करते हैं, जो आपको अच्छा लगता है आप उससे फर्दर उसकी प्रोफाइल देखते हैं,
ये तो उसका आपको पता चल जाता है। अगर एक किसी की लिंक्डइन प्रोफाइल खोल लें ना आप लोग, तो आपको पता चलेगा इसने एमफिल यहाँ से किया था, ग्रेजुएशन यहाँ से की थी, पीएचडी यहाँ से की ऐसी। थी, इसका जीएसके में इतना एक्सपीरियंस था, इसका एबट में इतना एक्सपीरियंस था, सेल्स और मार्केटिंग में इसने ये काम किया, ये कारनामा किया, सारी चीज़ें, अवार्ड्स भी, इसके सर्टिफिकेशन। तो आपको पता लग जाता है कि आपके मेंटोर जो आप बनना चाहते हैं, जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है, उनको पहले आपने शॉर्टलिस्ट करना है और उनकी प्रोफाइल्स को पढ़ना है, और फिर जो आपको इंस्पायर करता है उससे जाके मिलें, पूछें। फिर एक फैक्टर ये भी है कि सीनियर जूनियर का गैप बहुत है। सीनियर कहते हैं कि जूनियर हमारी रिस्पेक्ट करें, जूनियर क्यों रिस्पेक्ट करें जब सीनियर ने उनको कुछ डिलीवर ही नहीं किया, कुछ सिखाया ही नहीं है। तो जब ये सीनियर जूनियर का गैप होगा, एक फ्रिक्शन होगी, ठीक है, और शेयरिंग ऑफ नॉलेज नहीं होगा, तो कैसे कोई जूनियर सीखेगा और वो आगे ग्रो करेगा, ठीक है। तो ये जूनियर्स तो वो फूल हैं जिनको पानी देंगे तो ये फिर क्या कहते हैं, ये पौधा बनेगा, वरना ये तो मुरझा जाएंगे। इसमें से वो कई एग्जाम्पल, किसी को रिस्पेक्ट लेने के लिए रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। और आप जब मेंटोर्स को चूज़ करेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कौन रेगुलेटरी में है, कौन मार्केटिंग में है, कौन सेल्स में है, कौन क्वालिटी एश्योरेंस में है, कौन क्वालिटी कंट्रोल में है, कौन प्रोडक्शन के अंदर है, कौन R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर है, कौन जो है पाकिस्तान से बाहर लाइसेंसिंग में है, किसने कैप्स करके ऑस्ट्रेलिया गया है, किसने ऑसपैप किया तो UK चला गया है, किसने नेपलेक्स किया तो अमेरिका चला गया, किसने SLE दी है तो सऊदी अरब चला गया है, कौन जो है बगैर किसी लाइसेंसिंग एग्जाम्स के नॉर्वे जाके सेटल हुआ है, किसने कनाडा के जाके सेटल हुआ है, कोई इमिग्रेशन करवा के गया है, कोई इसके बगैर गया है। जब इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं, लोगों से पूछते हैं, तभी आपको पता चलता है। अदरवाइज़ तो आप बस वो कहते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि ड्रिवन बाय द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स दैट आर हैपनिंग इन योर लाइफ, कि आप इधर से टक्कर खाई तो उधर से टक्कर खाई तो उधर, क्या फ़ायदा आपको। तो अगर आपने अलग बनना है तो फिर आपको अलग वो सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अदरवाइज तो यू विल बिकम अ पार्ट ऑफ द सेम क्राउड। वो एक क्राउड कैसा ना, भेड़ चाल जाए। अब क्राउड कैसा बना तो फिर आप क्राउड कैसा बन जाए। अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो फिर अलग सोचें, अलग करें। सर एक क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन मुझे लगता है थोड़ा यूनिक भी है, और कहते हैं कि जी मैंने लाइक साहब को अपना मेंटोर बनाना है, क्या मैं उनसे मिलकर उनको अपना मेंटोर चूज़ कर सकता हूँ? चलें आप ये देखें, आपके मेंटोर्स अगर अमेरिका बैठे तो क्या आपका मिलना ज़रूरी है? नहीं, कभी भी आपको मेंटोर से मिलना ज़रूरी नहीं है। बस आपका माइंड ये होना चाहिए कि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उसके अंदर कितने पर्सन या प्रोफेशनल्स फॉल करते हैं। आप उन प्रोफेशनल्स को चूज़ करें, आप उनसे रिक्वेस्ट करें, यू कैन ईमेल देम। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने रिसर्च करनी है और उसका सुपरवाइज़र या वो बंदा बाहर बैठा है जिसने इस एरिया के अंदर रिसर्च की है, तो आप उसको क्या करते हैं, ईमेल्स करते हैं, आप उनसे पूछते हैं। तो आप उनको कॉल कर सकते हैं, ईमेल्स कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनकी जर्नी को स्टडी कर सकते हैं, प्रोफाइल को स्टडी कर सकते हैं। जो चीज़ जहाँ पे आपको कंफ्यूज करती है आप उससे पूछ सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मैं इस काबिल हूँ तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं अपनी क्वेरीज़ को, वो एड्रेस की जाएंगी। और मैं जितने भी यंगस्टर्स हैं उनके लिए मैंने जैसे आप लोगों से वादा किया है कि मैंने हर एक दूसरे हफ्ते मैंने आप लोगों को टाइम दूँगा और हमारा टेबल टॉक का जो सेशन होगा वो जारी रहेगा। और सबसे पहला टारगेट मेरा ये है कि वो सारे स्टूडेंट्स या वो लोग जो शर्माते हैं या हेजिटेट करते हैं किसी के पास जाने से, या उनको थोड़ा सा शर्म आती है कि हम कैसे पूछेंगे, उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस हो कि ये चीज़ें आप तक पहुँचेंगी। सिर्फ यू हैव टू क्वेश्चन और उसका आंसर इंशाल्लाह हमारी अगली डिस्कशंस के अंदर आपको नज़र आ जाएगा। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी है, लिंक्डइन प्रोफाइल मेरी अगर आप सर्च करें, वीडियोस भी हैं और यूट्यूब भी है। ठीक है, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? अच्छा, ये हमारी आज न्यू मेंबर हैं जो हमने ऐड किए, लॉर्ड्स कॉलेज से ये पढ़े फॉर्मली कर रहे हैं। तो जो मेंबर्स जो मुझे लगता है कि जो कोऑपरेट करेंगे, जो पैशनेट होंगे, विदाउट किसी मतलब के, ठीक है, सेल्फलेसली एफर्ट करेंगे फॉर द सेक ऑफ दिस प्रोफेशन, उनको मैं ऐड करूँगा टीम में। और ये हमारी एक कोर टीम है, जहाँ पे भी मैं जाता हूँ तो मैं इनको इनवाइट कर देता हूँ, चलो मेरे साथ, ठीक है। वो चीज़ कवर होके आप तक भी पहुँचाते हैं और ये खुद लोगों की भी इनकी ब्रांडिंग होती है। अगर ये जा रहे हैं किसी रेगुलेटरी के बंदे से मिलने तो मुझे खुशी होती है कि मेरी टीम के मेंबर्स हैं, ये जाके मिलते हैं। तो अगर आप में से कोई टीम का बनना चाहता है तो वो भी मुझे बता सकते हैं, ठीक है। सर मैं फैमिली का हिस्सा बनना। सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। सर जैसे कि आप ड्रग इंस्पेक्टर हैं, तो आप कैसे देखते हैं कि क्लिनिकल का सेटअप पाकिस्तान में कब होगा? क्योंकि सर MBBS तो कराए हुए होते हैं सारे। तो आपको क्या लगता है कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट कितना ज़रूरी है, और क्लिनिकल फार्मासिस्ट पाकिस्तान में या हमारे पंजाब की साइड पर कब उसका एक नाम होगा? जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है, जो क्लिनिकल फार्मेसी की फील्ड है, क्लिनिकल फार्मेसी का मतलब ये है कि फार्मासिस्ट की सर्विस जो पेशेंट ओरिएंटेड या पेशेंट के इर्द गिर्द घूमती है, ये इसकी डेफिनेशन है।
अब क्लिनिकल फार्मेसी का पहले रोल पाकिस्तान में इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन 2017 के बाद 18 के बाद इसको प्रॉपरली अच्छे तरीके से इनिशिएट किया गया था गवर्नमेंट के सेटअप में। प्राइवेटली तो ये चल रहा था, जैसे शौकत खान के अंदर क्लिनिकल सर्विसेज दी जा रही हैं, आगा खान के अंदर दी जा रही हैं, शिफा या इस तरह के बड़े इंस्टीट्यूट्स के अंदर। लेकिन गवर्नमेंट के लेवल में ये हुआ कि एक तो फार्माकोविजिलेंस सेंटर बना दिया गया लाहौर में, डायरेक्टोरेट में। वहाँ पे ये होता है कि वो हेड करता है और हर हॉस्पिटल THQs और DHQs की सतह के ऊपर, यानी तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल या DHQ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल की सतह पे 4 से 5 फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं, ठीक है। उसमें से एक CPPO भी है। CPPO क्या है, आप सोच रहे हो CPPO क्या है? क्लिनिकल फार्मासिस्ट एंड फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर, जिसने ये क्या करना है कि पेशेंट के राउंड्स करने हैं जस्ट लाइक जैसे डॉक्टर करता है, उसकी प्रोफाइल को मेंटेन करना है। कोई रिएक्शन आता है, एलर्जिक रिएक्शन है या कोई एडवर्स रिएक्शन है, कोई भी चीज़ है, उसने इंस्टेंटली अपने पोर्टल के ऊपर उसको नोट कर देना है और भेज देना है फार्माकोविजिलेंस सेंटर में। फौरी कमेटी बैठेगी, फैसला करेगी और उसके ऊपर कोई रेगुलेटरी एक्शन होना चाहिए, उसके ऊपर कोई सर्वे होना चाहिए, उसके ऊपर कोई ड्रग का रिकॉल होना चाहिए, यानी मार्केट से उसको उठाना ड्रग को, या उसकी स्टॉपेज ऑफ द यूजेस होना चाहिए, या कोई भी ऐसी चीज़ वो कमेटी और मेंबर्स डिसाइड करते हैं, वो होता है। तो क्लिनिकल इंटरवेंशन फार्मासिस्ट कर रहा है और डे टू डे बुनियाद पे कर रहा है। इसका रोल अब गवर्नमेंट के सेटअप तक चला गया और ये आगे वाले दिनों में आप देखें कि ये बढ़ता चला जाएगा। क्लिनिकल का रोल होना चाहिए मस्ट, और ये इंशाल्लाह इंक्रीज़ हो रहा है। पंजाब की लेवल तक तो बहुत ज़्यादा हो चुका है इंक्रीज़। अच्छा सर, एक रिसेंटली जो एक रिसर्च की गई है पूरे पाकिस्तान में और उसकी कुछ रिपोर्ट आई, वो कहते हैं पाकिस्तान में 95% मेडिकल स्टोर फार्मासिस्ट के बगैर रेगुलेट हो रहे हैं। मुल्क के आधे अस्पताल फार्मासिस्ट के बगैर इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर को अद्वियात का गलत और सही इस्तेमाल की तरबियत नहीं मिलती है। चीफ एग्जीक्यूटिव जैब की स्टेटमेंट है। ये देखिए, उनकी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। हॉस्पिटल्स के मुताबिक उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। अगर मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूँ, जी, कमेटी रिटेल भी होता है कि वो एक अलग इशू है जिस पर हम अलग टेबल टॉक करेंगे। कैटेगरी रेंटिंग है, इतना पैसा नहीं मिलता क्वालिफाइड को। क्वालिफाइड जो है वो फिर खुद भी प्रेफर करता है मुझे 20,000 कैटेगरी रेंटिंग मिल जाए वहाँ पे। वो कम्युनिटी की हद तक है। उन्होंने कहा है कि हॉस्पिटल्स के अंदर फार्मासिस्ट नहीं मौजूद, ऐसी जबकि मेडिसिन ड्रग्स किसकी फील्ड है? फार्मासिस्ट की फील्ड है। ऑब्वियसली फार्मासिस्ट, लेकिन इसको सुपरवाइज नहीं कर रहा फार्मासिस्ट। ऐसी तो क्यों नहीं कर रहा? अगर किसी ने सेलिंग, स्टॉकिंग, एग्जिबिटिंग फॉर द सेल या एडमिनिस्ट्रेशन डिस्पेंसिंग हो रही है तो इट शुड बी अंडर द सुपरविजन ऑफ अ क्वालिफाइड फार्मासिस्ट, क्वालिफाइड पर्सन, जिसको हम फार्मासिस्ट कहते हैं आम अल्फाज में, ठीक है। वो इनवॉइस वारंटीज किसने चेक करनी है? फार्मासिस्ट ने करनी है। क्वालिटी को किसने चेक करना है? फार्मासिस्ट ने करना है। क्लिनिकल रोल किसने अदा करना है? फार्मासिस्ट ने करना है। कोई एडवर्स ADR आता है वो किसने करना है? फार्मासिस्ट ने करना है। ड्रग यूटिलाइजेशन एवेल्यूएशन किसने करनी है? फार्मासिस्ट ने करनी है। सोप नोट किसने बनानी है? फार्मासिस्ट ने बनानी है। फार्म नोट किसने? फार्मासिस्ट ने बनानी है। इतनी चीज़ें जो क्लिनिकली तौर पे कर सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में क्या है? फार्मासिस्ट नहीं है। तो उन्होंने इस चीज़ के ऊपर निशानदेही किया है कि हॉस्पिटल प्राइवेट गवर्नमेंट में तो है, प्राइवेट हॉस्पिटल में खासतौर पे ये चाहिए जो मेजॉरिटी के अंदर है कि वहाँ पे फार्मासिस्ट की सीटें हों। वहाँ पे तब तक मेडिसिन की एक गोली भी ना हो जब तक कि फार्मासिस्ट वहाँ पे कोई कम से कम एक फार्मासिस्ट ना हो स्टोर में। और हर जो फार्मेसी है वो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ड्रग कंट्रोल रजीम आनी चाहिए कि वहाँ पे उसको चेक भी किया जाए, मॉनिटरिंग भी किया जाए, उस पर रेगुलेटरी एक्शन हो अगर वहाँ पे फार्मासिस्ट प्रेजेंट नहीं है। अगर फार्मासिस्ट होगा तो जो हम पढ़ते हैं कि इतने ज़्यादा रिएक्शंस आ गए या एलर्जिक रिएक्शंस आ गए या शॉक में चले गए या डेथ हो गई, वो कितने % वो कम हो जाएंगे। तो फार्मासिस्ट का होना इस चीज़ के ऊपर उन्होंने बिल्कुल सही निशानदेही की है। तो मैं एक सर रिसर्च भी पढ़ रहा था कि कराची, लाहौर में सिर्फ एक प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल को लिया गया जिसमें एक साल में फार्मासिस्ट ने 80,000 प्रिस्क्रिप्शन एरर पकड़े। एक साल में, एक 1 ईयर में जस्ट। अगर वो फार्मासिस्ट वहाँ ना होता और 80,000 प्रिस्क्रिप्शन एरर ऐसे ही चले जाते तो इट्स इम्पोर्टेंट। अब आप ये देखिए कि अगर उसने एक साल में 80,000 प्रिस्क्रिप्शन एरर पकड़े हैं, जी, कई तो मिस भी किए होंगे ना, ऐसे तो ओवरऑल अगर देखा जाए फार्मेसिस्ट होता है ना तो 80,000 ये और कई जो है वो मिला के कितने प्रिस्क्रिप्शन एरर्स हो रहे होंगे जो 80,000 उसने पकड़ लिए, ठीक है। तो अगर यही आपके फार्मासिस्ट हों तो आपके प्रिस्क्रिप्शन एरर, डिस्पेंसिंग एरर, एडमिनिस्ट्रेशन एरर, ठीक है। और कई लोग जो है उनको तो ये नहीं पता कि उन्होंने राइट डोज क्या लेनी है, राइट टाइम क्या है, वो सारी चीज़ें फार्मासिस्ट की एब्सेंस की वजह से हो रहा है।
वो हम हाईलाइट नहीं करेंगे, या आप जैसे यंगस्टर्स जो हैं वो इस चीज़ को हाईलाइट नहीं करेंगे और इसकी कैंपेनिंग नहीं करेंगे, अदर देन जो हमारी डेली जॉब्स या लाइव्स हैं। अब हमारी डेली लाइव्स में तो देखें ना, उठते बैठते खाते पीते घूमते फिरते सारे हैं, लेकिन कम्युनिटी को क्या दे रहे हैं? जो बंदा कम्युनिटी को कुछ देता है, कम्युनिटी उसको याद रखती है। तो जो कम्युनिटी को नहीं देगा उसको कम्युनिटी याद नहीं रखेगी। हमारा बिहाइंड द कैमरा बेचारा वो बोर हो गया बच्चा, अहमद साहब, अहमद को भी ज़रा स्क्रीन में लें। ये जी अहमद भाई हैं हमारे, ये बड़े प्यारे भाई। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि फार्मेसी की फील्ड में बहुत ज़्यादा गैप्स हैं, बहुत सारा लूप होल्स हैं, हमारा सिलेबस बहुत पुराना है, तो हम अक्सर डिस्कस करते रहते हैं कि हम इसको चेंज करेंगे सिलेबस को आगे जाके। तो हमें कौन सी फील्ड अडॉप्ट करनी चाहिए कि हम रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ पे जाएं और सिलेबस में चेंजेस लाएं, नई अपडेट्स लाएं, और हमारे जो सिस्टम में गैप्स हैं, लूप होल्स हैं, उसको हम किस तरह अपडेट कर सकते हैं, ये काइंडली बता दें। देखिए, ये तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारा जो सिलेबस है वो आउटडेटेड है काफ़ी हद तक, ठीक है। जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान है और HEC है, आप उनसे क्या कहते हैं, ये देखें ना, एक बड़ों की सतह का काम है ये, ठीक है। आप अपना प्रपोज़ल लेके जाएं, ठीक है, और उनकी मदद से, और मैं ख़ास तौर पे यहाँ पे कहूँगा कि PPA जो है वो रोल अहम अदा कर सकते हैं। अगर तो सिलेबस के अंदर कोई ऐसी चीज़ें जो ऐड होनी चाहिए या डिप्लीट होनी चाहिए, डिप्लीट हो चुकी है, ख़त्म होनी चाहिए, तो उसको रिमूव कर दें। आप PPA तक जाए रिक्वेस्ट लेके, PPA उसको फर्दर प्रेजेंट करे अथॉरिटीज़ तक, तो उस पर काम होगा इंशाल्लाह, उसको चेंज किया जा सकता है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हरफ आखिर है और आपने पढ़नी है। तो हम आउटडेटेड सिलेबस भी पढ़ते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो भी एक हिस्ट्री का या करंट सिनेरियो में या कई कंट्रीज़ के हिसाब से वो चीज़ चल रही होती है, लेकिन हमें मॉडर्न एस्पेक्ट को ज़रूर इनकलकेट करना चाहिए सिलेबस में। तो वो आप जो हमारी एसोसिएशन है उनको रिक्वेस्ट करके, काउंसिल्स से मीटिंग्स अपनी करके, आप इसको ऊपर तक हाईलाइट कर सकते हैं इंशाल्लाह। सर मेरा ख्याल है इसमें फार्मासिस्ट को फिर इनोवेशन की तरफ जाना चाहिए, बजाय इसके कि वो मतलब तरजीह देते हैं दूसरी साइड पे जाने की। इनोवेशन में बहुत कम जाते हैं। इनोवेशन तो देखें ना, इनोवेशन पाकिस्तान के हालात ऐसे कि इस पे इनोवेशन की तरफ लोग ना वैसे ही आम जो चीज़ें करने वाली है वो भी नहीं कर रहे, तो इनोवेशन तो उनके मुताबिक बिल्कुल ही ना करने वाली है। जी जी बिल्कुल। तो बस ये है कि जब हम अपनी जो बेसिक्स को ठीक कर लेंगे ना, तो हम थोड़ा एक्स्ट्रा भी सोच सकते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर एक बंदे की जेब में पैसा नहीं है और उसको कहीं वो खुश भी रखे और बाकी को भी खुश रखे, वो अपना पेट नहीं पाल पा रहा है, तो खुद कैसे खुश रहेगा और बाकी को कैसे खुश रखेगा। तो जब बेसिक्स पे आप पूरा नहीं उतरेंगे तो कैसे बाकी एक्स्ट्रा काम करेंगे। तो आप बेसिक में अपना स्ट्रॉन्ग करें, पैसा भी कमाएं और पावर भी हासिल करें, और उसके बाद आप जितने लोग जिनको आपको लगता है कि आप उनको कंट्रीब्यूट कर सकते हो या प्रोफेशन को आप ज़रूर करें। अगर मुझे ये लगता है कि मैं कुछ हद तक काबिल होऊंगा कि मैं कुछ डिलीवर करूं प्रोफेशन को, तो मैं अपनी कैपेसिटी में वो ज़रूर करूँगा। लेकिन वो चीज़ आपके सामने है, हम कभी यूट्यूब के थ्रू, कभी लिंक्डइन के थ्रू, कभी सोशल मीडिया प्रोफाइल के थ्रू उस तरह से कम्युनिकेट करते हैं जिसमें हमारी गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस वायलेट ना हो, कि कोई क्वेश्चन आपको ना उठा सके कि आपने कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो कि ऑफिशियल नहीं दे सकते वो दी हैं। और साथ ही साथ प्राइवेटली आपको फार्मेसी प्रोफेशन को आगे लेके जाएं, प्रोफेशन के हिसाब से बात की जाए। ये एक ऑनलाइन क्वेश्चन है, हमें लाइक साहब बनने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ेगी? बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, दोबारा पैदा होना पड़ेगा, जुड़वा पैदा होना पड़ेगा। ये तो चलिए, ये आप अगर उस तरह से करें कि वो कहते हैं स्टडी वाइज भी कि किस तरह हम मेहनत करें। ये ना एक माइंडसेट है सिर्फ, लाइक समझे किसी शख्स का नाम नहीं, ये एक माइंडसेट है। ये वो माइंडसेट है जो रिबेलियस था अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ से, और यूनिवर्सिटी में जब सम ऑफ द पीपल यूज्ड टू से कि दिस इज अनऑफिशियल, ठीक है, तो मैंने प्रॉमिस किया था कि आई विल बी वेरी ऑफिशियल, ठीक है। अल्लाह ने साथ दिया। उसके बाद वो जब यूनिवर्सिटी में कहा जाता था कि ये आप इवेंट एक्टिविटी ये प्लान करें, ये नोट्स दे रहे हैं, ये बुक्स लिख रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, फजूल काम है, अनऑफिशियल है, वेस्ट ऑफ टाइम है, ये सारे कुछ, तो उस वक्त किसी की नहीं सुनी। तो वो सुनी किसकी? दिल की। तो आपने दूसरा ये कि अपने दिल की सुननी है। टीचर्स की रिस्पेक्ट अपनी जगह, उनको डिसरिस्पेक्ट आपने नहीं करना, लेकिन स्टिल आपने अपने दिल की सुननी है। जो दिल करता है वो करें, लोगों की मदद करें, जूनियर्स की मदद करें, अपने नोट्स को कंपाइल करें, 5 साल के एग्जामिनेशन देने वो दें, बाइक लाइसेंस से करनी है वो करें, और डिटर्मिंड होके जो भी हिम्मत से करेंगे ना, जो हिम्मत करेगा वही आगे निकलेगा, जो हिम्मत नहीं करेगा वो वहीं पर रह जाएगा, ठीक है।
कोई एक ट्रेन अगर छूट रही है ना, तो जो भाग के जल्दी से उसके हैंडल को पकड़ के चढ़ जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा। जो हिम्मत नहीं करेगा, जिसके हाथ पैर ही कांप रहे हैं, ट्रेन की वो गड़गड़ जो हो रही होती है, उससे ज़मीन हिल रही होती है, वो कहाँ पकड़ेगा ट्रेन? टिकट के पैसे ज़ाया ही जाएंगे, ज़ाया जाएंगे, निकल जानी है ट्रेन निकल जानी है। फिर वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएगा वाला सीन होना है, क्योंकि जब तक हाथ किसी का वेट करें, कोई आए और हमें ट्रेन में चढ़ाए, किसी का वेट करें, फिर हम लोगों पे डिपेंडेंट हो जाए। स्टूडेंट लाइफ में बहुत सी ट्रेनों का इंतज़ार करते हैं स्टूडेंट इंतजार करते हैं। मैं बता देता हूँ, पहली ट्रेन होती है कि जी हमारा टूर नहीं हो रहा, 4 साल गुजर गए। टूर किसने लेके जाता? आप भी प्लान करता, आपने प्रपोजल देना था, ऑफिशियल नहीं है तो आप अनऑफिशियल ले जाएं, ठीक है? इवेंट करवाना है, आप ऑफिशियल नहीं करा रहे, अनऑफिशियल कर लें। आपके स्टूडेंट्स ऑन बोर्ड होने चाहिए, आपकी यूनिवर्सिटी अलाउ नहीं करती, यूनिवर्सिटी के बाहर कर लें, ठीक है? कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी प्लान कर सकते हो, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, सिर्फ आपकी विल होनी चाहिए। अगर विल ही नहीं है, हिम्मत नहीं है, जज्बा नहीं है, हौसला नहीं है, तो फिर क्या होना है? कुछ भी नहीं होना। इस क्वेश्चन में मैं भाईजान एंटर होना चाह रहे हैं लाइक साहब के तो भी जज्बात नेल्सन मंडेला वाले हैं, इनको और नेल्सन मंडेला को साथ रख के पढ़ें, आप बन जाएंगे लाइक जैसे। अभी चाह रही है नेल्सन मंडेला को कब्र से निकाला जाए। नहीं, उनकी बुक्स हैं, आपने कहा ना विल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इंसान को। ये नाम हो कि मुझे जेल में जाना पड़ेगी 20-30 साल के लिए, क्योंकि फिर मैं नेल्सन मंडेला को अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। लेकिन हम विल पावर की बात, विल पावर तो यार सब में होनी चाहिए। मतलब एक एम हो गई, मैंने इधर ये डायरेक्शन से और देखो, तुम मेरे साथ बैठे हुए हो, तुम्हें किसी ने पैसे तो नहीं दिए कि मेरे साथ बैठो, या मुझे तुमने तो नहीं पैसे दिए कि मैं ये आके वीडियो बना लूँ। तो ये जो लोग देख रहे हैं ना, ये मेरी टीम है, ये वो सारे माइंड्स हैं, या ये वो सारी आंखें और कान हैं जो सुन रहे हैं, जो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं और मुश्किल में हैं, और सोचते हैं कि कौन आएगा मदद करेगा, कौन आएगा नौकरी दिलवाएगा, कौन आएगा हमें इस सैचुरेटेड फार्मासिस्ट कम्युनिटी जिसमें जॉब्स नहीं है, स्कार्सिटी ऑफ जॉब्स हैं तो पैसे नहीं है, 30-30 हज़ार के ऊपर है, कम्युनिटी में फीमेल्स बैठ नहीं सकती, ज़्यादा ट्रैवल करके इसी इंडस्ट्री तक जा नहीं सकती, फीमेल्स की शादियाँ हो जाती हैं, घर बार संभालना है, इतने इशूज़ हैं हर एक के। तो ये वो लोग हैं जो मेरी टीम है, इनके लिए मोटिवेशन, इनके लिए काम जो है वो मेरा फ़र्ज़ है, ठीक है? और जब ये कभी भी ज़िंदगी में कामयाब होंगे, तो अगर मेरे किसी एक लफ्ज़ ने भी इनको मोटिवेशन दी है, तो ये याद रखेंगे मुझे, अच्छे लफ्ज़ में। और ये दुआएं होती हैं, जो आप किसी के काम आओगे तो आपको दुआएं लगेंगी, ये किसी काम है तो उनको दुआ लगेगी, और इंशाल्लाह ये चेन रिएक्शन होता है जो मैं चाहता हूँ, ये चेन रिएक्शन बने। बस आज के लिए बता, इतना बस करते ये ना ऑडियंस, हम बस यहाँ ये सारी चीज़ें लिए आपने बस ये बता दें कि हम जितने क्वेश्चंस हैं आप वीडियो के नीचे कर दें। हाँ जी, क्योंकि देखें जितने भी आपके क्वेश्चन हैं आप वीडियो के नीचे कमेंट हमें करें, या अगर हम आपके पास हमारा ऑफिशियल नंबर है तो वहाँ पर हमें सेंड कर सकते हैं अगली वीडियो में। और अगर आप टेबल टॉक का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप ये आफ्ताब हैं, ये वीडियो के नीचे अपना व्हाट्सएप दे देंगे, ठीक है? और ये मेरे भाई हैं, ये अपना कॉन्टैक्ट इसमें दे देंगे, ये हमारी टीम का मेंबर है, ये अहमद बिहाइंड द कैमरा जो है ये भी दे देंगे। आप रब्ता करके टेबल टॉक का सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। हम इसको स्केड्यूल करेंगे अब अपने, वीकली कर लें या 2 वीक्स में कर लें, या वीक में 2 बार कर लें, जितना भी हमारे पास कोई टाइम, हमारे पास क्वेश्चन है वीक में हमें करना पड़ेगा लाजमी। हाँ, हम इसको करेंगे तो आप यू कैन बी ए पार्ट ऑफ इट, आप आ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, रियलिटी बेस्ड क्वेश्चंस कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कोई आंसर जो अनएड्रेस्ड क्वेश्चंस हैं उनके हैं, तो वो भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, और हमें इसमें किसी की मदद भी लेनी पड़े तो हम वो किसी से लेके आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप एक्टिव एनर्जेटिक है, अगली दफ़ा आप भी यहाँ बैठे हो सकते हैं लाइव के साथ, लाइव क्वेश्चन ऐसे ही। जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। इन्होंने एंड पे CID वाला टच लिया है, तो ये जो दिया बन गया है ना, तो अब हम यहाँ से आपसे इजाज़त चाहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, तो इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में कीप वॉचिंग ओनली ऑन लाइक बाय यूट्यूब चैनल।